हेलो गाइस, लर्निफाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज़ में इन्वॉल्वमेंट पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने 6 चैप्टर अपनी बुक से कवर कर लिए थे। अब हम अपना 7 चैप्टर शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे 7 चैप्टर है वेटलैंड इकोसिस्टम पे। सो बेसिकली हम इसमें वेटलैंड के इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि वेटलैंड हम किसको बोलते हैं, कौन कौन से एरिया वेटलैंड में क्लासीफाई होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं। तो वेटलैंड बेसिकली है क्या? शुरू में वेटलैंड बेसिकली एक इकोटोन है। हमने इकोसिस्टम वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि दो इकोसिस्टम के बीच का जो एरिया होता है उसको हम इकोटोन बोलते हैं। बेसिकली जो ट्रांजिशन हो रहा है, सपोज करिए इकोसिस्टम ए है और इकोसिस्टम बी है यहाँ पे, तो इसके जो बीच का एरिया कहलाता था, ये कहलाता था इकोटोन, है ना। सपोज ये सी है, तो यहाँ पे बेसिकली ये एरिया ऑफ ट्रांजिशन होता था। मतलब सपोज यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे सी है, तो ये जो बीच का एरिया है ये इकोटोन हो गया, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ पे सैंड है पूरा, मतलब बालू वाला क्षेत्र है, डेजर्ट है, और यहाँ पे नॉर्मल लैंड है, तो इसके बीच का जो हमारा जो लैंड होगा वहाँ वो ग्रास लैंड के फॉर्म में हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से हमने कई इकोटोन उस टाइम पे देखे थे। तो वेटलैंड भी हमारा एक इकोटोन है। इकोटोन किसके किसके बीच का है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच का। मतलब जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है और एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसके बीच में जो एरिया हमारा पाया जाता है उसको हम बोलते हैं वेटलैंड इकोसिस्टम। उन लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? वेटलैंड। और ये बेसिकली एक इकोटोन होते हैं। तो वेटलैंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब उनके कुछ फीचर्स क्या है जिससे वे पहचाने जा सकते हैं या फिर बहुत कॉमन जो मिलते हैं वहाँ पे। पहली तो है हाइड्रिक सॉइल। हाइड्रिक सॉइल का मतलब है कि O2 इतने अच्छे से यहाँ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे वाटर लॉक्ड सिचुएशन होती है, जिसके कारण जो मिट्टी होती है यहाँ पे पीटी होती है। पीटी मतलब दलदली मिट्टी कह सकते हो आप। तो उस तरह की मिट्टी होती है जिसके कारण वाटर जो है, सॉरी ऑक्सीजन जो है उस मिट्टी में कम होती है। सिमिलरली यहाँ पे फ्लडिंग, पीरियोडिक फ्लडिंग देखने को मिलती है। जैसे आप कोई रिवर के बैंक का बात करें, वो भी एक वेटलैंड में आता है, तो वहाँ पे भी लगातार पानी कम ऊपर जाता है, कम होता है, बढ़ता है, घटता है, कभी फ्लड आ जाती है, तो वहाँ पे तो पीरियोडिक फ्लडिंग होती रहती है वेटलैंड में। सिमिलरली जो यहाँ पे प्लांट लाइफ पाई जाती हैं वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं। हाइड्रोफाइट्स मतलब ये ऐसे प्लांट्स होंगे जो वाटर लॉक्ड सॉइल्स में अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मैंग्रोव्स और बाकी अलग अलग टाइप के जो हमारे वो हैं उनके बारे में। तो अब हम आगे चलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे रामसार कन्वेंशन और वेटलैंड्स कंजर्वेशन और एंड मैनेजमेंट रूल 2017 उनके हिसाब से जो डेफिनीशन है, ऑफिशियल डेफिनीशन काइंड ऑफ कह लीजिए, वेटलैंड की, वो भी दी हुई है। तो उसको देख लेते हैं। एन एरिया ऑफ मार्श, फैन, पीट लैंड और वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, परमानेंट और टेम्पररी, with water that is static or flowing, fresh, brackish, salt, including area of marine water, the depth of which at low tide does not exceed 6 meter is considered a wetland. So यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी कंडीशन, चाहे तो वो नेचुरली बना है या फिर आर्टिफिशियल कोई लैंड है, या फिर परमानेंट है या टेम्पररी वहाँ पे फ्लडिंग होती है, या तो वहाँ का पानी स्टैटिक है या फ्लोइंग है, पानी अगर फ्रेश है, ब्रैकिश है या सैल्ट वाला है, तो सारे ये एरिया वेटलैंड कहलाए जा सकते हैं। इस कंडीशन में कि वहाँ पे लो टाइड के समय 6 मीटर से ज़्यादा, तो मतलब ऐसे सारे जो वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पे 6 मीटर से ज़्यादा की डेप्थ है पानी की, तो वो वेटलैंड में नहीं आएगी, है ना। तो मतलब 6 मीटर का हमने डेप्थ नहीं होनी चाहिए, लिमिट बना रखा है। और 6 मीटर कब है? लो टाइड की कंडीशन में है। आपको पता होगा कि समुद्रों में हाई टाइड और लो टाइड आती है, तो हाई टाइड हाईएस्ट वाटर जो पहुंच सकती है, और लो टाइड होती है जो लोएस्ट वो जाता है उसका पानी वहाँ पे। तो लो टाइड के समय में उसकी जो डेप्थ है, उस वहाँ के पानी की जो बचा हुआ पानी है, उसकी 6 मीटर से ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। अगर वो 6 मीटर से ज़्यादा गहरा है लो टाइड के समय, तो वो वेटलैंड में नहीं आएगा, वो दूसरी क्लासिफिकेशन में आएगा। उसको हम सिंपली लेक बोल देंगे या बीच बोल देंगे सिंपली, है ना। लेकिन वेटलैंड को स्पेसिफिकली शैलो वाटर के एरिया को ही जाना जाता है। फिर वेटलैंड में देखिए सिंपली लेक्स भी आते हैं बहुत सारे जो कम गहरे हैं, रिवर्स हो सकती हैं वेटलैंड में, फ्लड प्लेन्स हो सकते हैं जो एरिया होते हैं रिवर्स के अराउंड, है ना। रिवर के बगल बगल के जो बैंक वाला एरिया नहीं होता, उसको हम फ्लड प्लेन बोलते हैं। फिर लेक लिटोरल्स हो सकते हैं, ये मार्जिन वाले एरिया होते हैं जो लेक लेक है कोई भी अगर,
उसका हाईएस्ट वाटर और लोएस्ट वाटर का ये जो मार्जिन है, इसको ये भी आ सकता है वेटलैंड की डेफिनेशन में। जो जो जगह ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी उसको हम वेटलैंड ही बोलेंगे। सिमिलरली अंडरग्राउंड के एक्वाफायर्स हैं, जो स्वैम्प हो गया, मार्शेज हो गया, ग्रासलैंड हो गया, पीटलैंड हो गया, एस्टुअरी हो गई, डेल्टा, टाइडल फ्लैट्स, मैंग्रोव, तो आप देख सकते हैं मतलब बहुत सारी डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ वेटलैंड। सो इसीलिए वेटलैंड पूरे ब्रॉडली हमारे पूरे क्रॉस अर्थ पाया जाता है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है इन्वायरमेंट में। और सिंस एक ये इकोटोन है, इकोटोन में हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि इकोटोन में नंबर ऑफ स्पीसीज और उनकी डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू उनके अगल बगल जो इकोसिस्टम है उससे ज़्यादा। सॉरी। तो सपोज यहाँ पे ए और बी इकोसिस्टम है, तो यहाँ यहाँ पे मान लीजिए अगर 100 स्पीसीज़ है, यहाँ अगर 20 स्पीसीज़ हैं, तो जो हमारा इको टोन होगा उसमें ऑलमोस्ट 120 या 150 मिलेंगी, ज़्यादा ही मिलती है मतलब इन दोनों एरिया के नंबर से ज़्यादा। और डाइवर्सिटी भी इको टोन में ज़्यादा होती है, इसीलिए वेटलैंड का एक ह्यूज इंपॉर्टेंस है इन्वायरमेंट में, इसीलिए हम इसको एक सेपरेट चैप्टर के फॉर्म में भी पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो इनका रोल है हमारी हमारी लाइफ में भी, और जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, वो भी बहुत बड़ा है। अभी हम धीमे धीमे पढ़ते जाएंगे, तो चलिए हम इसको आगे देखते हैं। तो ये आप फिगर के रूप में देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए जैसे लो टाइड के समय इसकी डेप्थ जहाँ तक डेप्थ 6 मीटर है मैक्सिमम, वहीं तक का एरिया हम क्या बोलते हैं, वेटलैंड। इसके बाद का एरिया वेटलैंड नहीं कहलाएगा, वो सिंपली ओशियन कहलाएगा, या फिर है ना लेक होगा तो लेक कहलाएगा। पर जब हम वेटलैंड की बात कर रहे हैं तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है वेटलैंड और लेक में। एक तो हमने 6 मीटर का वो क्लासिफिकेशन देख लिया कि अगर लो टाइड में कहीं भी वाटर बॉडी का लेवल 6 मीटर तक है तो वो ठीक है, उतना एरिया हमारा वेटलैंड कहलाएगा। लेकिन लो टाइड के समय जितना भी एरिया 6 मीटर से ज़्यादा गहरा है पानी का, वहाँ पे उस एरिया को हम वेटलैंड में कंसीडर नहीं करेंगे। तो एक तो ये क्लासिफिकेशन है जो डेफिनेशन वाइज हमने देखा था। दूसरा अब हम और भी डेफिनेशन इसको देख लेते हैं। तो देखिए ओरिजिन कैसे होता है वेटलैंड का, यूजुअली टेक्टोनिक एक्टिविटी से होगा। मान लीजिए कहीं पे भूकंप आया, कहीं पे प्लेट्स खिसकी हमारी जो लिथोस्फेयर की होती है, उनके कारण से जो तोड़ फोड़ होती है हमारे सरफेस में, उसके कारण कई जगह लेक्स का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली फ्लूवियल भी होता है। फ्लूवियल मतलब ऐसी कोई जगह जहाँ रिवर से कनेक्टेड है, जो है ना, मतलब कोई एरिया है जैसे रिवर यहाँ से आ रही है और समुद्र में बहने से पहले यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, तो वो लेक का फॉर्मेशन हो रहा है ना। फिर जियोमॉर्फिक भी होते हैं। जियोमॉर्फिक मतलब कि नेचुरली वहाँ पे ऐसा गड्ढा वड्ढा रहा हो पहले से, है ना, उस सरफेस पे, तो वो जियोमॉर्फिक मतलब उस सरफेस की बनावट के कारण ही वहाँ पे लेक है। फिर कहीं पे वाटर टेबल अगर इंक्रीज हो गई तो उसके कारण लेक बन सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लार्जेस्ट हमारे लेक्स हैं वो किससे बनते हैं, टेक्टोनिक फोर्सेस से बने हैं। हमारे पास जितने भी बड़े बड़े लेक्स हैं, लेक बैकाल हो गया और या फिर और भी, तो मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे बड़े लेक्स हैं वो टेक्टोनिक फोर्स के कारण बने हैं। लेकिन जो वेटलैंड होते हैं मोस्टली वो फ्लूवियल रीजन से बनते हैं। फ्लूवियल रीजन मतलब नदी के समुद्र से मिलने से के कारण, कि कोई माइंस है ना, कोई जगह थी उसको छोड़ के कोई चला गया, उस एरिया में पानी भर गया, है ना, तो वो रेसिडुअल लेक हो गया। कोई गड्ढा खोदा था बहुत बड़ा, है ना, किसी भी रीज़न से, तो उस कारण से भी जो हमारे वेटलैंड है मोस्टली फ्लूवियल और रेसिडुअल रीजन से बनते हैं। वाइल जो हमारे लेक का ओरिजिन होता है नॉर्मली वो कई रीजन से होता है। सिमिलरली जो वाटर टर्नओवर होता है यहाँ पे लेक पे परमानेंट होता है, वेटलैंड में वही परमानेंट और टेम्पररी दोनों हो सकता है। लेक पे वाटर लेवल चेंजेस स्मॉल होते हैं क्योंकि बहुत बड़ी वाटर बॉडी होती है यूजुअली, और वेटलैंड है तो छोटी भी जगह वेटलैंड में क्लासिफिकेशन में आ सकती है अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो उस केस में इसीलिए हम जो यहाँ पे वाटर लेवल का चेंज होगा किसी भी एक सीज़न से दूसरे सीज़न में, वो रिलेटिवली लार्ज होता है। सिमिलरली थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन लेक में देखने को मिलता है। यस, इसका मतलब ये है कि अगर कोई लेक है ना, तो ऊपर का एरिया गर्म हो सकता है, नीचे का एरिया ज़्यादा कोल्ड हो सकता है, तो एक थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन है यहाँ पे। लेक्स इतने गहरे होते ही नहीं है कि यहाँ पे हो, तो वाटर बॉडी में यूनिफॉर्म टेम्परेचर आपको देखने को मिल सकता है।
सिमिलरली रेसिडुअल लेक्स भी होते हैं। यहाँ पे जो वर्टिकल मिक्सिंग है पानी में वो कैसे होती है, थर्मली रेगुलेटेड। वर्टिकल मिक्सिंग का मतलब है पानी ऊपर ऊपर नीचे आपस में मिलता रहता है ना। जो ठंडा गर्म आपस में ये ऐसा लाइन फिक्स तो होती नहीं है कोई। तो ये जो मिल रहा है ये किसके कारण होता है, थर्मल रेगुलेशन के कारण होता है ना। ठंडा पानी गर्म से मिल रहा है, वो इक्वल बन रहा है और नॉर्मल बन रहा है, वो सारी कंडीशंस। यहाँ पे वर्टिकल मिक्सिंग किससे होती है, विंड से। हवा चलती है तो जो उसके पानी को स्क्रैप करेगी वो पानी की सरफेस को, उससे मिक्सिंग होगी पानी के आपस में। लेक्स में डोमिनेंट प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, फाइटोप्लैंक्टन। और इसमें वेटलैंड में कौन से होते हैं, मैक्रोफाइट्स, मतलब जो बड़े थोड़ी पौधे हो गए जो कि पानी में उगते हैं। सिमिलरली फूड चेन यहाँ पे कैसी होती है, यूजुअली ग्रेजिंग पाथवे होता है। ग्रेजिंग पाथवे मतलब प्रोड्यूसर पहले प्रोड्यूस करेगा है ना प्लांट, फिर उसको कुछ कोई खाएगा, फिर उसको कोई खाएगा, फिर ऐसे चलती है। यहाँ पे फूड चेन डेट्रिटस पाथवे होता है, मतलब कोई चीज़ मर गई, किसी की चीज़ की डेथ हो गई, कोई प्लांट था है ना, उसकी डेथ हो गई या सड़ गया वो प्लांट, फिर उसको उसके ऊपर जो फीड करेगा, फिर ऐसे फूड चेन यहाँ पे चलती है। तो ये यहाँ पे है। चलिए आप आगे देखते हैं। इसके बाद जो हमारी प्रोडक्टिविटी है जो लेक में होती है वो लो प्रोडक्टिविटी होती है, वहीं जो हमारे वेटलैंड है उसमें हाई प्रोडक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि इको टोन है ये, और ये हमारा लेक एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करता है। फिर जो हमारे लेक होते हैं वो ऑलिगोट्रॉफिक होते हैं इन नेचर। उसका मतलब क्या है, इसमें न्यूट्रिएंट लो होंगे, टर्बिडिटी लो होगी, सेडिमेंटेशन भी इसमें लो होगा। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो फिशेज स्पीसीज़ है या फिर जो मरीन स्पीसीज़ है या फिर जो जो प्लांट्स की स्पीसीज़ है यहाँ पे, वो भी लेस होगी। डाइवर्सिटी भी प्लांट्स और एनिमल्स की लेस होगी यहाँ पे। और जो हमारे वेटलैंड होते हैं ये यूट्रोपिक होते हैं नेचर में। यूट्रोपिक मतलब इसमें न्यूट्रिएंट हाई लेवल पे होते हैं, टर्बिडिटी हाई लेवल पे होती है, हाई सेडिमेंटेशन यहाँ देखने को मिलती है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी और हाई डाइवर्सिटी। तो सिमिलरली यहाँ पे फ्लड कंट्रोल नेग्लिजिबल है इकोसिस्टम में, सॉरी लेक में। और जो हमारी वेटलैंड है उसमें जो फ्लड कंट्रोल का मैकेनिज्म है वो बहुत अच्छा होता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट लेक में नेग्लिजिबल होता है। सिमिलरली जो हमारे वेटलैंड है वहाँ पे वेस्ट वाटर भी अपने से नेचुरली ट्रीट होता है अच्छे खासे लेवल पे। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो हमें डिफरेंस दिया हुआ है वो है ओलिगोट्रॉपिक और यूट्रोपिक लेक्स के बीच में। तो ये यूट्रोपिक वर्ड जहाँ जहाँ पे भी आता है वहाँ पे आपको समझना है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट है। हाई कॉन्सेंट्रेशन किसकी, न्यूट्रिएंट्स की। ये होती कैसे है, सपोज़ कोई नाला बह के आ रहा है शहर से, तो नाले में बहुत सारे केमिकल होते हैं राइट। वो जब किसी वाटर बॉडी में मिलते हैं तो उस वाटर बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। कहीं कहीं पे मान लीजिए रॉक्स ऐसी हैं जिससे लीचिंग बहुत हो रही है। रॉक्स भी आपको पता होगा कोई कोई एलिमेंट या केमिकल से बनी होती है, उससे लीच होकर पानी इसमें जा रहा है। तो अगर किसी भी तरीके से न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट आ रहा है, उस केस में होता क्या है कि यूट्रोपिक लेक जो होते हैं हमारे, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स देखने को हमको मिलते हैं, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में आ जाते हैं। इसके कारण ये भी आ जाते हैं बहुत सारे फिशेज़, और डाइवर्सिटी उनकी ज़्यादा होती है राइट। डाइवर्सिटी ज़्यादा होने के कारण और इनकी पॉपुलेशन नंबर ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन लेस हो जाती है यहाँ पे। और एक रीज़न ये भी है ऑक्सीजन लेस होने का, क्योंकि यहाँ पे एक लेयर बन जाती है प्लांट्स की, तो एयर और वाटर का जो इंटरफेस है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है प्लांट्स के द्वारा। तो ये यही सारे डिफरेंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑलिगोट्रॉपिक में सिमिलरली इसका उल्टा होता है, लेस न्यूट्रिएंट होते हैं, वाटर क्लियर होता है, लेस डाइवर्सिटी होती है प्लांट्स और इसकी एनिमल स्पीसीज़ की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन, लेक्स जिसमें फ्यू न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं और प्रोडक्टिविटी यहाँ लेस होती है। सिमिलरली यहाँ पे हाई न्यूट्रिएंट होते हैं यूट्रोपिक लेक्स में, और हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। सिमिलरली वाटर पैरामीटर्स कैसे हैं, लो टर्बिडिटी है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजनेशन एट डेप्थ है, एंड वाटर क्लियर है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं हाई टर्बिडिटी होगी, लो ऑक्सीजनेशन एट डेप्थ होगा, और वाटर इज़ ऑफन ब्राउन और ग्रीनिश। फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर यहाँ लो होते हैं, यहाँ हाई होते हैं। इसमें अमाउंट भी दिखा हुआ है प्रोडक्टिविटी का, कि प्रोडक्टिविटी यहाँ पे लेस होती है एज़ कम्पेयर टू दिस। फिर मैनी फिश यहाँ पे डीप लेवल पे मिल जाती हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एयर वाटर खुला हुआ है, तो आपको यहाँ पे डीप फिश में यहाँ पे नीचे आपको प्लांट्स मिल जाएंगे जो ये फिशेस डीप वाले खा लेती हैं, नीचे तक काफ़ी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट ऊपर ही कट ऑफ हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये एक इंटरफेस बन गया है किसका, प्लांट्स का, बिटवीन एयर एंड वाटर। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ नीचे प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं होती है, ज़ीरो। यहाँ पे ना हवा ना लाइट जा रही होती है,
और उसी कारण से ना कोई प्लांट्स पाए जाते हैं यहाँ पे। तो, तो कभी कभी क्या होता है कि इनकी, तो यहाँ पे बायोमास भी आपको कम देखने को मिलेगा ओलिगोट्रॉपिक लेक में, और यहाँ पे बायोमास ज़्यादा देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने बताया। सो बेसिकली वेटलैंड और लेक में कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। लेक्स और वेटलैंड में मेजर डिफरेंस आता है डेप्थ कितनी है ना, उस बेसिस पे। तो हम 6 मीटर तक का हमने डेफिनेशन देखी थी वेटलैंड के लिए। वहीं जो हमारी नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम है, उसमें जो लेक की डेफिनेशन दी हुई है, उसमें बताया गया है कि एटलीस्ट 3 मीटर डेप्थ वाली कोई वाटर बॉडी होनी चाहिए, और उसका एरिया कितना होना चाहिए, more than 10 हेक्टेयर्स, जिसमें नो या फिर वेरी लिटिल एक्वेटिक वेजिटेशन हो। तो मतलब लेक क्या कंसिडर किया जाता है कि एटलीस्ट 3 मीटर से गहरा ही होना चाहिए। तो मतलब 3 मीटर से अगर कम गहरा है तो उस केस में इनके हिसाब से वो वेटलैंड होगा। वहीं हमने लास्ट उसमें अपनी डेफिनेशन में देखा था कि उन लोगों ने 6 मीटर का डेप्थ बताया था लो टाइड के केस में, है ना। तो अलग अलग डेफिनेशन एग्जिस्ट करती हैं, बट आपको यूजुअली आइडिया रखना है कि वेटलैंड में जब हम बात कर रहे हैं तो डेप्थ की ज़्यादा नहीं होगी उस वाटर बॉडी की, और जब लेक और ओशन की बात करते हैं तो डेप्थ वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाती है। सिमिलरली जो वेटलैंड होते हैं वो रिच इन न्यूट्रिएंट होते हैं, और यहाँ पे जो प्लांट्स स्पीसीज पाई जाती है वो मेजरली कौन सी होती है, मैक्रोफाइट्स जिनको हम बोलते हैं। मैक्रोफाइट मतलब थोड़ी बड़े होते हैं, ये ऐसे बड़े प्लांट होंगे वाटर वाले जो आप देख सकते हैं अपनी नेकेड आई से। तो मतलब न्यूट्रिएंट्स में रिच क्यों होती है ये, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली ऐसे एरिया में वेटलैंड बनते हैं जहाँ जहाँ पे कोई ना कोई सोर्स होता है पानी का, तो उससे सेडिमेंट्स आते रहते हैं, या फ्लडिंग हो रही है इस एरिया की लगातार। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट रीजन से यूजुअली वेटलैंड जहाँ जहाँ बन रहा है वहाँ वहाँ पे न्यूट्रिएंट ज़्यादा ही है। सिमिलरली जो वेटलैंड होते हैं बहुत सारी बर्ड्स और एनिमल की स्पीसीज़ को सपोर्ट भी करते हैं। बहुत सारी जो माइग्रेटरी बर्ड होती हैं वो वेटलैंड में आती हैं। कभी आपने बकुला को देखा हो तो वो भी ऐसे ही छोटे से गहरे पानी में ही रहता है, जहाँ पे उसका सिर्फ पैर बस, है ना। जो बकुला होता है हमारा, हमने देखे होंगे आसपास, तो वो इतने ही गहरे में रहता है जहाँ से वो कीड़े बस खा ले, लेकिन डूबे नहीं, ऐसा इतना गहरा पानी। तो ये ऐसा भी जगह वेटलैंड ही कहलाता है ना। बाकी दिन यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो हमारे मैक्रोफाइट्स हैं, जो यहाँ पे पौधे लगते हैं वेटलैंड में, वो भी जब एक्सेसिव उनकी ग्रोथ हो जाती है तो उस केस में होता क्या है कि वो भी वाटर बॉडी को क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। कैसे? जब किसी भी वेटलैंड को ये कवर कर लेंगे पूरी तरीके से, तो वही होता है कि नीचे के जो पौधे हैं वो सड़ने लगेंगे। सपोज़ ये वेटलैंड है अपना, है ना, ऊपर मान लीजिए पूरे पौधे लग गए, मैक्रोफाइट्स अलग अलग पौधे ने कवर कर लिया। एक तो सनलाइट नीचे नहीं जा पाएगी, है ना, तो नीचे के पौधे जो हैं सड़ने लगेंगे और वो डिकम्पोज होंगे, जिससे यहाँ की ऑक्सीजन भी कम होगी। डिकम्पोज क्योंकि बैक्टीरिया करते हैं, है ना, तो बैक्टीरिया ऑक्सीजन को खाएंगे उस प्रोसेस में, तो जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होगी वो ख़त्म होती जाएगी। और क्योंकि एक ये लेयर बन चुकी है प्लांट्स के ऊपर, तो इतने ईजिली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन रिप्लेस भी नहीं करेगी वाटर की ऑक्सीजन को। तो इसलिए एक्सेसिव ग्रोथ भी हार्मफुल है। हालांकि जब छोटी क्वांटिटी में होते हैं ये मैक्रोफाइट्स तो ये हेल्पफुल भी होते हैं। वही है कि टू मच जो होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो ये हमारे चैप्टर 7 का पहला पार्ट था लेक्चर। अभी 1-2 दिन में आपको सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा लेक्चर का। उसके बाद थर्ड पार्ट में 3 लेक्चर में ये 7 चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए जो लेक्चर्स आए हैं उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। थैंक यू।